मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट हम पूरा कर चुके हैं और स्टेट में हमारा पाठ 2, 3, 4 पूरा हो चुका है। पाठ 1 में भी हम स्वाध्याय तक पहुँच गए हैं, यानी पाठ 1 भी अगले 1-2 वीडियो में हम पूरा कर लेंगे। पाठ 1 में अलग अलग वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने सूचकांक का अर्थ, अचल आधार की विधि सूचकांक, परम्परित आधार की विधि सूचकांक, जिसकी सहायता से हमने स्वाध्याय 1.1 पूरा कर लिया था। 1.2 हमें नए सिलेबस के हिसाब से नहीं करना था। 1.3 में 1.3 और 1.4 शुरू करने से पहले मैंने आपको 5 या 6 सूत्र लिखवाए थे, जिसमें 3 सूत्र बड़े बड़े क्वेश्चनों में आपको काम आने वाले थे। लास्पियर, पाश्चर और फिशर का सूचकांक, और उसके बाद एक कॉमन सूत्र जो भारित सामूहिक विधि से सूचकांक निकालना हो, पारिवारिक बजट के विधि से सूचकांक निकालना हो, जीवन निर्वाह का सूचकांक निकालना हो या सामान्य सूचकांक निकालना हो, इन सब के लिए कॉमन सूत्र था I बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। उसके बाद कुल खर्च की विधि सूचकांक, उसमें 2 अलग अलग टॉपिक थे। ए था कि अगर आपको आधार वर्ष का मात्रा दिया हो तब, और बी था जब आपको चालू वर्ष का मात्रा दिया हो तब। मूल्य आपको दोनों वर्षों का दिया होगा, दोनों वर्ष के मूल्य के साथ अगर आधार वर्ष का मात्रा दिया होगा तब कुल खर्च की विधि सूचकांक I बराबर लास्पियर का सूचकांक, और यदि आपको चालू वर्ष का मात्रा दिया होगा तब कुल खर्च की विधि सूचकांक बराबर पाश्चय का सूचकांक। उसके बाद हमने स्वाध्याय 1.3 और 1.4 के प्रश्नों को हल किया। स्वाध्याय में हम सेक्शन सी में पहुंचे। सेक्शन सी करवाने से पहले मैंने आपको छोटे छोटे और भी 3 सूत्र लिखवाए, जिसमें वास्तविक वेतन का सूत्र, उसके बाद मुद्रास्फीति का दर का सूत्र, और मुद्रा की क्रय शक्ति का सूत्र। ये 3 छोटे छोटे सूत्र मैंने आपको स्वाध्याय के सेक्शन सी शुरू करने से पहले लिखवाया था। उसके बाद सेक्शन सी में प्रश्न नंबर 7 से 10 तक के प्रश्नों को मैंने आपको करवा दिया था। आज के वीडियो में दोस्तों हम स्वाध्याय में सेक्शन सी को पूरा करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से 14 जो बाकी के 4 प्रश्न बचे हुए हैं वो आज के वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जो दोस्तों प्रश्न होगा, मोस्ट ऑफली उसमें से जो 2 प्रश्न हैं, 11वां और 12वां प्रश्न, उसमें कुछ इस तरह से होगा कि आपको 2 अलग अलग वर्ष दिया होगा, जिसमें से जो पहले वाला वर्ष है वो आधार वर्ष कहलाएगा और जो बाद वाला वर्ष है वो चालू वर्ष कहलाएगा। और इन दोनों वर्षों के लिए आपको सूचकांक और आय, उस सूचकांक और आय में से कोई एक चीज़ या 4 अलग अलग पद है, उन 4 पदों में से आपको 2 पद दिए होंगे और 1 पद आपको ज्ञात करना होगा। 4 पदों में से 2 पद दिया होगा। एक आधार वर्ष का सूचकांक 100 होता है, वो हमें पता है, यानी 3 पद पता हो गए, और 1 पद कोई भी आपको ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखते हैं। पेज नंबर 50 है। पेज नंबर 50 पर सेक्शन सी, जिसमें हमने 7 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को कर लिया था कल, और आपको कुछ प्रश्न मैंने होमवर्क के रूप में भी दिया था। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11, 12, 13 और 14। कोशिश करूंगा कि वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। यदि वर्ष 2014 के लिए एक वर्ग के परिवार का खर्च पात्र औसत आय 25,000 हो, और यदि उस वर्ष का वर्ष 2014 के आधार वर्ष पर 2016 के लिए जीवन निर्वाह का सूचकांक 120 हो, तो 2016 के लिए इस वर्ग के परिवार की खर्च पात्र औसत आय का अनुमान कीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग वर्ष दिया होगा, तो हमें कुछ इस तरह से आपको लिखना है, वर्ष, सूचकांक, आय। वर्ष, सूचकांक और आय, ऐसे आपको लिख देना है। वर्ष, सूचकांक, आय। वर्ष में कौन कौन सा वर्ष दिया है? तो वर्ष में दिया हुआ है 2014 और 2016। तो वर्ष में 2014 और 2016। अब आपको पहले से मैंने बताया हुआ है, अगर आपको पूछा जाए कि 14 और 16 में से आधार वर्ष कौन सा है, तो 2014 है दोस्तों, यह आधार वर्ष है, और 2016 यह चालू वर्ष है। ठीक है, और इसमें लिखा भी हुआ है कि आधार पर, तो आप समझ सकते हैं जिसके आधार पर किया जाता है वो आधार वर्ष। तो 2014 यह आधार वर्ष है और 2016 जो है वो चालू वर्ष है। दिया क्या क्या हुआ है? तो यदि वर्ष 2014 के लिए परिवार का खर्च पात्र आय 25,000 है, 2014 का आय दिया हुआ है कितना? 25,000। 2014 का आय 25,000। आगे, यदि उस वर्ग का वर्ष 2014 के आधार पर 2016 का जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक 120, 2016 का क्या दिया हुआ है? सूचकांक दिया हुआ है। तो ये रहा सूचकांक, ये रहा 2016। कितना सूचकांक दिया है? 120। तो क्या ज्ञात करना है आपको? तो आपको वर्ष 2016 के लिए खर्च पात्र औसत आय 2016 का आय ज्ञात करना है। दोस्तों, कुल मिलाकर 4 पद होते हैं, 1, 2, 3, 4। 4 में से हमेशा आपको 2 पद दिया होगा और 1 पद आपको हमेशा पहले से पता है। क्या है पहले से पता? तो आधार वर्ष का सूचकांक 100 होता है, यह आपको पहले से पता है।
तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको 4 पदों में से 2 पद दिया होगा, कोई भी 2 पद, जैसे अभी ये और ये दिया है, हो सकता है ये और ये भी दिया हो, या कभी ये और ये दिया हो, ये निकालना हो, ऐसे हो सकता है। तो 4 में से आपको 2 पद दिया होगा, एक पद आपको पहले से पता है कि आधार वर्ष का सूचकांक 100 होता है, और कोई भी एक पद आपको निकालना है, तो त्रियक गुना करके आप निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो 25,000 गुणे 120 भागे 100, 25,000 गुणे 120 भागे 100, ऐसा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 30,000। तो आप लिख सकते हैं, नीचे एक लाइन लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। 2016 के लिए परिवार का खर्च पात्र औसत आय कितना होगा, 30,000। उसके बाद 12वां प्रश्न भी दोस्तों ठीक इसी तरह से है, वो देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। एक मजदूर का वर्ष 2015 में मासिक औसत आय 16,000 थी और वर्ष 2016 में बढ़कर 20,000 हुआ। वर्ष 2015 की तुलना में 2016 के लिए आय का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो फिर से आपको ऐसे ही लिखना है 12वें के लिए भी वर्ष। तो वर्ष में आप देख सकते हैं 2 अलग अलग वर्ष दिया है, 2015 और 16। तो वर्ष में 2015, 2016, और फिर नीचे आपको सूचकांक, और उसके नीचे आपको आय लिखना है, सूचकांक और आय। तो 2015 और 2016 में आधार वर्ष क्या है, 2015 है, और चालू वर्ष क्या है, 2016 है। तो आधार वर्ष का सूचकांक आपको पहले से पता है कि आधार वर्ष का सूचकांक क्या होता है, 100 होता है। अब कितने पद बाकी रहे, तो 1, 2, 3 पद बाकी रहे। 3 में से आपको सवाल में 2 दिया होगा, तो क्या क्या दिया है, तो स्पष्ट लिख कर दिया है कि 2015 का मासिक औसत आय 16,000 है। 2015 का क्या दिया हुआ है, आपको आय दिया हुआ, तो ये रहा आय, ये रहा 2015, 16,000। और क्या दिया हुआ है, 2016 में बढ़कर यही आय कितना हो गया, 20,000, यानी 2016 का भी आय दिया हुआ है 20,000। तो पूछा क्या है आपको, तो पूछा है कि 2016 का सूचकांक कितना होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही त्रियक गुना करेंगे, यानी 20,000 गुणे 100 भागे 16,000, 20,000 गुणे 100 भागे 16,000। और जब इसको आप करेंगे 20,000 गुणे 100 भागे 16,000 तो 125। 20,000 गुणे 100 भागे 16,000 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 125। इस बार आपको क्या निकालना था, सूचकांक निकालना था। फिर आप नीचे एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं कि 2016 के वर्ष के लिए आय का सूचकांक 125 होगा। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब 13वां सवाल सेक्शन सी का, एक वस्तु का उत्पादन वर्ष 2016 में आधार वर्ष की अपेक्षा 9.5 गुना बढ़ा है, तो वर्ष 2016 के लिए उत्पादन का सूचकांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, वो आप समझिए, फिर आसानी से हम कर सकेंगे। कभी भी प्रश्न में ऐसा लिखा होगा कि चालू वर्ष में आधार वर्ष की तुलना में सूचकांक 2 गुना है, ध्यान से सुनिएगा, चालू वर्ष का सूचकांक आधार वर्ष की तुलना में 2 गुना है, तो आपका आंसर आएगा 200। 200 क्यों आंसर आएगा, क्योंकि आधार वर्ष का सूचकांक क्या होता है, 100, और चालू वर्ष में वो कितना गुना है, तो 2 गुना है, तो 100 का 2 गुना करने पे कितना आएगा, 200। लेकिन अगर वही लाइन ऐसा लिखा होगा कि चालू वर्ष का सूचकांक आधार वर्ष की तुलना में 2 गुना बढ़ा है, क्या लिखा होगा, 2 गुना की वृद्धि हुई है, 2 गुना बढ़ा है, तो आपका आंसर होगा 300। 300 कैसे होगा, तो 100 प्लस 100 का 2 गुना कितना होता है, 200, तो आंसर कितना होगा, 300। तो याद रखिएगा सिर्फ 2 गुना हुआ है ऐसा लिखा होगा तो 200, लेकिन अगर लिखा होगा 2 गुना बढ़ा है तो 100 तो था ही पहले से, 2 गुना यानी कि 200, 200 बढ़ा है मतलब कितना हुआ होगा, 300। तो उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 9.5 गुना हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है, 9.5 गुना बढ़ा है। तो हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा इसके लिए, चालू वर्ष का सूचकांक बराबर आधार वर्ष का सूचकांक प्लस आधार वर्ष का सूचकांक गुणे कितना गुना बढ़ा है, तो 9/5, तो गुणे 9/5। यानी अगर सिर्फ 9/5 गुना हुआ होता तो आपका आंसर आता चालू वर्ष का सूचकांक बराबर आधार वर्ष का सूचकांक गुणे 9/5। तब ये नहीं होता और प्लस का चिन्ह भी नहीं होता अगर 9/5 गुना हुआ होता तो, लेकिन 9/5 गुना हुआ नहीं है, 9/5 गुना बढ़ा है। इसलिए आपको ये लाइन भी लिखना है कि आधार वर्ष का सूचकांक जो था वो तो है ही,
प्लस, बढ़ा है नहीं प्लस, घटा होता तो माइनस, तो बढ़ा है तो प्लस, कितना बढ़ा है तो आधार वर्ष की तुलना में 9/5 गुना बढ़ा है। तो आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा दोस्तों कितना होता है 100, तो 100 प्लस 100 गुणे 9/5, तो 100 प्लस 100 गुणे 9/5 करेंगे तो 180, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 280। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब सेक्शन सी का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं दोस्तों, यदि IL बराबर 221.5, IL दिया हुआ है 221.5, IF बराबर 222, IF बराबर 222, तो आपको क्या ज्ञात करना है IP, ये आपको ज्ञात करना है। IL बराबर दिया है 221.5, IF बराबर दिया है 222, तो आपको क्या ज्ञात करना है IP ज्ञात करना है। तो हम किसका सूत्र का उपयोग करेंगे, IF के सूत्र का उपयोग करेंगे। IF का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो IF बराबर अंडर रूट में IL इंटू IP, IF बराबर अंडर रूट में IL इंटू IP। तो IF पहले से दिया हुआ है कितना, तो तीन चीजें हैं, IF है, IL है, IP है। कुल कितने पद है, 3, 1 2 3, 3 में से आपको 2 दिया है और कोई भी एक निकालने के लिए आपको कह सकता है, तो हमें कौन सा निकालना है, IP निकालना है। तो IF की जगह कितना लिख देंगे 222, अंडर रूट में IL कितना है 221.5 और IP नहीं मालूम, वैसे का वैसा। अब दोस्तों वर्गमूल हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। इस वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो इस तरफ क्या है 222, तो सबसे पहले आपको 222 का वर्ग करना है। वर्ग करना मतलब 222 गुणे 222 या 222 गुणे बराबर करेंगे तो भी आपको वर्ग मिल जाएगा। तो 222 का वर्ग करेंगे आप तो दोस्तों 49,284। ये वर्ग क्यों कर रहे हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरफ वर्गमूल है। उस वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों तरफ बराबर की, इस तरफ भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। इधर वर्ग करेंगे तो खाली क्या होगा, ये वर्गमूल हट जाएगा, 221.5 IP, 221.5 IP। अब ये गुणा में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग में, यानी IP बराबर 49,284 बटे में 221.5, 49,284, ये 221.5 IP के साथ गुना में था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा, और जब भाग लगाएंगे दोस्तों तो 222.50, यहाँ 222.5 भी आप लिख सकते हैं। तो ये होगा आपका IP। तो इस तरह से ये सेक्शन सी कंप्लीट हो गया दोस्तों। सेक्शन डी में लगभग हमारा 8 से लेकर 12 तक प्रश्न हो गया है। अगर 1-2 प्रश्न बाकी भी होगा तो जैसे हमने पहले प्रश्न किए थे वैसे ही है, वो आप कर सकते हैं। सेक्शन डी में अभी हम देखने वाले हैं 13वां और 14वां प्रश्न, वो थोड़ा अलग है और हमारा बाकी भी है। तो 13वां और 14वां प्रश्न जैसे ही हम सेक्शन डी में करेंगे दोस्तों, हमारा सेक्शन सी और डी दोनों ही पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पेज नंबर 52 पे है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, यदि P1Q0 अनुपात P0Q0 बराबर 5:3 हो तथा सिग्मा P1Q1 अनुपात सिग्मा P0Q1 3:2 हो तो लास्पियर, पाश्चे और फिशर के सूचकांक की गणना कीजिए। क्या निकालना है आपको, लास्पियर, पाश्चे और फिशर। दिया क्या किया हुआ है तो फिर से एक बार पढ़कर लिख दे रहे हैं, सिग्मा P1Q0 अनुपात सिग्मा P0Q0, ये दिया हुआ है दोस्तों 5:3, और सिग्मा P1Q1 अनुपात P0Q1 ये दिया हुआ है 3:2, और आपको निकालना है IL, IP और IF, ये तीनों आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इस प्रश्न में ही आपको जवाब मिल जाएगा। जो IL IP का जो सूत्र है वो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्या था सूत्र IL का, तो IL बराबर सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 गुणे 100। तो ये रहा, आपको डायरेक्ट दिख ही रहा है, P1Q0 अनुपात P0Q0, उसको हम बटे में अगर करेंगे कन्वर्ट तो 5/3 गुणे 100, 5/3 गुणे 100 करेंगे तो 166.66, यानी आप उसको लिख सकते हैं 166.67, क्योंकि तीसरा जो अंक है वो 5 या उससे अधिक हो तो दूसरा अंक बढ़ जाता है, तो 166.666 ऐसे आ रहा है, तो आप उसको लिख सकते हैं 166.67। तो ये हो गया आपका IL। उसी तरह से IP,
तो IP बराबर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 गुणे 100, तो वो भी आपको डायरेक्ट ही दिया हुआ है कितना 3/2, तो 3/2 गुणे 100, ये आप हल करेंगे तो 150। तो ये आपका IL और IP हो गया। फिर IF, इन दोनों की सहायता से हम IF भी निकालेंगे। तो IF बराबर अंडर रूट में IL इंटू IP, यानी पहले आपको गुणा करना है 166.67 गुणे 150 और गुना करने के बाद दोनों का आपको वर्गमूल कर देना है 158.12। जब इन दोनों का आप गुना करेंगे 166.67 गुणे 150 और गुना करने के बाद आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 158.12। तो ये हो गया आपका IF। उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो सेक्शन डी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। वो अब हम क्वेश्चन हम देखते हैं सेक्शन डी और सेक्शन सी, दोनों ही सेक्शन के हिसाब से जो सेक्शन डी का जो 14वां प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड की एग्जाम में भी 2 से 3 बार पूछा गया है, थोड़ा सा ट्रिक है उसमें, इसलिए आप उसको देखिए अच्छी तरह से। क्या लिखा है प्रश्न में, यदि लास्पियर और पाश्चे यानी IL और IP के सूचकांक का अनुपात 4:5 हो और फिशर का सूचकांक 150 हो, तो पाश्चे का सूचकांक यानी आपको IP ज्ञात करने के लिए कहा है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है IL और IP का, IL और लास्पियर और पाश्चे यानी IL और IP का अनुपात दिया हुआ है आपको 4:5 और फिशर का सूचकांक दिया है यानी IF दिया हुआ है 150 और आपको पाश्चे का सूचकांक यानी IP आपको ज्ञात करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए कि IL और IP का अनुपात यानी लास्पियर और पाश्चे का अनुपात दिया हुआ है 4:5, IF यानी फिशर का सूचकांक दिया हुआ है 150 और पाश्चे का सूचकांक यानी IP आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ये जो आपको परिणाम दिया हुआ है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, इसके आधार पर हम किसी एक को हमें अलग करना होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि IL बटे में IP बराबर 4/5, IL बटे में IP बराबर 4/5। अब यहाँ से किसी एक को अलग कर लेना है आपको। आप चाहो तो आप IL को भी अलग कर सकते हो, आप चाहो तो आप IP को भी अलग कर सकते हो। तो IL को अलग करना थोड़ा आसान है। क्या आसान है, तो IP यहाँ पे भाग में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो अगर आप IL को अलग करोगे तो IL बराबर, IP यहाँ भाग में है 4 के साथ गुना हो जाएगा, तो IL बराबर क्या हो जाएगा 4IP/5। IL बराबर हो जाएगा 4IP/5। तो क्या किया है, तो कुछ भी नहीं किया, ये 2 ही लाइन अभी स्टेप हल हुआ है, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है। सबसे पहले IL अनुपात IP को क्या लिखा, IL बटे में IP बराबर 4:5 के बदले में क्या लिखा 4/5। अब इसमें से IL और IP को किसी एक को अलग करना था, तो मैंने IL को अलग कर लिया। तो IP यहाँ पे भाग में है, वहाँ पे 4 के साथ जाकर गुना होगा, तो 4IP/5। अब हम IF का सूत्र अप्लाई करेंगे, तो IF बराबर क्या होता है दोस्तों, तो IF बराबर अंडर रूट में IL इंटू IP। अब इस सूत्र में हमें क्या क्या मालूम है, तो इस सूत्र के हिसाब से हमें IF पहले से दिया हुआ है 150। IF कितना दिया हुआ है 150 बराबर, अब यहाँ पे जो आपको IL दिखाई दे रहा है, इस IL की जगह पे हम लिख सकते हैं 4IP/5, लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि हमने साबित किया है कि IL बराबर क्या है 4IP/5। 10वीं में कुछ आप ऐसा किया करते थे। तो IL बराबर हमने क्या साबित किया है 4IP/5। तो यहाँ पे जो IL दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे आप लिख सकते हो 4IP/5 और ये वाला IP वैसे का वैसा। तो यहाँ पे भी दोस्तों कुछ नहीं किया है, सिर्फ IL की जगह IL का जो हमने ऊपर मान प्राप्त किया उस मान को रख दिया है। तो IL का मान हमने क्या प्राप्त किया था 4IP/5, तो ये जो IL दिखाई दे रहा है उसकी जगह लिख दिया 4IP/5 और ये IP वैसे का वैसा। फिर से वर्गमूल दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, तो जैसे सेक्शन सी में हमने किया था, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करेंगे दोस्तों, तो 22,500 किसका वर्ग किया मैंने, तो 150 का वर्ग, 150 गुणे 150 आप करेंगे तो 22,500। वर्ग क्यों किया, इस वर्गमूल को हटाने के लिए। और वर्ग किसी एक तरफ हम नहीं कर सकते, कोई भी संख्या का गुणा, भाग या वर्गमूल या वर्ग हम को दोनों तरफ करना होता है, बराबर की इस तरफ भी यानी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 150 का वर्ग होगा 22,500 और इस तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये वर्गमूल हट जाएगा। तो वर्गमूल हट जाएगा तो IP और IP का गुना करेंगे तो 4IP²। अब ऐसा मत समझना आपकी वर्ग करने से IP² आया है, वर्ग करने से सिर्फ वर्गमूल हटा है। वो तो यहाँ पे IP और IP 2 बार है, इसलिए IP और IP का गुना करेंगे तो IP² होगा। जैसे आप 10वीं में करते थे x और x का गुणा तो x²।
y और y का गुना y स्क्वायर। उसी तरह से ip और ip का गुना करेंगे तो ip स्क्वायर, 4 पहले से ही था, बटे में 5। अब 5 यहाँ पे भाग में है, यहाँ जाके क्या होगा गुना, यानी 22,500 गुणे 5 और 4 ऊपर है तो 4 कहाँ आएगा नीचे, क्योंकि आपको नियम पता है कि जो भाग में है वो गुना में जाएगा, बराबर की उस तरफ जाएगा तो, और जो गुना में है वो भाग में आएगा। तो 5 बटे में था तो 5 ऊपर गया, यानी 22,500 गुणे 5 और 4 ऊपर था तो 4 भाग में आया, बटे में 4 बराबर ip स्क्वायर। अब गुना भाग करेंगे तो ip स्क्वायर बराबर 22,500 गुणे 5 भागे 4, 22,500 गुणे 5 भागे 4 करेंगे दोस्तों तो 28,125। कैसे आया ये 28,125? तो यहाँ पे 22,500 दिखाई दे रहा था, बराबर में क्या था 4/5 ip स्क्वायर। तो 5 यहाँ जाकर गुना हुआ 22,500 में और 4 ऊपर था तो 4 भाग में आया, तो 22,500 गुणे 5 भागे 4 करेंगे तो ip स्क्वायर आपको मिल गया 28,125। लेकिन आपको क्या चाहिए, ip चाहिए, तो आपको क्या कर लेना है, वर्गमूल कर लेना है। किसका वर्गमूल कर लेना है, तो यही 28,125 का वर्गमूल कर लेना है आपको। तो 28,125 का वर्गमूल करेंगे तो 167.71, 28,125 का वर्गमूल करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 167.71। ये हो गया ip। अगर आपको प्रश्न में IL निकालने के लिए भी कहा होता, इसमें तो नहीं कहा है, लेकिन हो सकता है कि 4 नंबर के प्रश्नों में ऐसा कहा हो सकता है, या 5 नंबर का कोई प्रश्न हो तो हो सकता है आपको IL निकालने के लिए भी कहा होगा। तो अगर आपने ip निकाल लिया है 167.71, तो ऊपर आपका समीकरण था ये रहा कि IL बराबर 4ip अपॉन 5। तो यहाँ पे अगर आप ip का मान रख देंगे तो IL भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में आपको नहीं कहा है तो हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ ip निकालने के लिए कहा था तो हमने ip निकाल लिया। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारा इस वीडियो के माध्यम से हमने सेक्शन सी में जो बाकी बचे सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 11 से 14, वो 4 सवाल को पूरा किया। सेक्शन डी में कुछ सवाल हमारा पहले से ही पूरे हो चुके थे, मैंने आपको कुछ होमवर्क के रूप में दिया था, पहले जैसे सवाल की तरह थे इसलिए, और आज हमने 13 और 14 पूरा किया है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो गया है, और साथ ही साथ अब अगले वीडियो में हमारा ये पार्ट भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन ई में भी हमारे 3 या 4 सवाल बाकी है और सेक्शन एफ में 1 ही सवाल बाकी है। तो अगले वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सेक्शन ई और एफ दोनों मिलाकर हमारे जो 3-4 सवाल बाकी है वो अगले वीडियो में आपको पूरा करवा दूंगा। तो अगले वीडियो में हमारा ये पार्ट 1 सूचकांक पूरा हो जाएगा। आज जो हमने दोस्तों सेक्शन सी और डी का प्रश्न किया है उसकी तरह आप होमवर्क के रूप में शॉर्ट क्वेश्चन वाला एक प्रश्न है, उदाहरण है, वो उदाहरण आप कर सकते हो। पेज नंबर 42 उदाहरण नंबर 24, पेज नंबर 42 उदाहरण नंबर 24 है, जिसमें 1 से लेकर 8 तक छोटे छोटे प्रश्न हैं। खाली कहने के लिए वो उदाहरण नंबर 24 है दोस्तों, उसमें 1 से लेकर 8 तक छोटे छोटे प्रश्न हैं जो सेक्शन सी में जो हमने प्रश्न हल किए हैं उसकी तरह ही है। सेक्शन सी और डी में जो हमने प्रश्न हल किए, मोस्ट ऑफली जो सेक्शन सी में हल किया है उसकी तरह ही उदाहरण नंबर 24 में 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न है, उसको आपको होमवर्क के रूप में करना है, वो आप कर लेंगे तो आसानी से आपको सेक्शन सी और डी समझ में आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में दोस्तों हम सेक्शन ई के बचे हुए 3 सवाल और सेक्शन एफ का 1 सवाल, इन चारों सवालों को अगले वीडियो में हम पूरा करेंगे तो हमारा ये पार्ट पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।